क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से पकड़ा जाता है। सवाल हल करने का तरीकाकार क्या है? क्वेश्चन को हमेशा रिक्वायरमेंट से पकड़ा जाता है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड received on disposal of fixed assets during the year 2004। 2004 में जो एसेट मैंने बेचा वो कितने का बेचा? क्या सवाल यही है? सवाल समझ लगा? जो मैंने एसेट बेचा 2004 के अंदर, वो एसेट मैंने कितने का बेचा? क्या यही रिक्वायरमेंट है? अब सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ लगी कि सवाल हल चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए जो एसेट हमने बेचा कितने का बेचा। अब इसके कई नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे आपके पास। सबसे पहली ऑप्शन गिवन सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले यह सोचा जाता है क्या मेरे पास कोई ऐसा लेजर है जिससे मेरी ये रिक्वायरमेंट आ सकती हो। पहला क्या सोचना है? क्या कोई ऐसा लेजर, जर्नल एंट्री या गिवन सिचुएशन है? अभी तो मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा। आजो 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 आजो। बस रजिस्टर निकाल लो, काम शुरू करो जी। चलिए क्वेश्चन ये है, इधर आप फोकस करना है। रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो एसेट हमने बेचा उसको खरीदा कितने का, सॉरी बेचा कितने का। आप मुझे बताएं, हमने इतने दिनों से IAS 16 कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा लेजर है जहां पर हमें यह मिल जाए कि आपने एसेट कितने का बेचा है? कोई वैल्यू मिल सकती किसी लेजर से? हमारे पास लेजर, एक फिक्स एसेट का लेजर होता है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और एक लेजर होता है डिस्पोजल का। तो कैश फ्रॉम डिस्पोजल किस लेजर से नजर आता है? डिस्पोजल के लेजर से। डिस्पोजल की एंट्री से भी मिल सकता है, डिस्पोजल के लेजर से भी मिल सकता है। मैं दोनों से आपको फाइंड करके सिखाऊंगा। और तीसरा कॉमन सेंस से भी मिल सकता है। तो सबसे पहला काम मैंने कहा कि डिस्पोजल का लेजर बना लेता हूं। अब देखिए मैंने सवाल शुरू कर दिया हुआ है। आप कहते हो ना कि पता नहीं चलता सवाल शुरू कैसे करते हैं। अब ये देखो कि जो चीज आपको चाहिए जहां से मिलती है वो फॉर्मेट बना लो। डिस्पोजल के लेजर में 4 चीजें आती हैं। एक उसकी कॉस्ट जो एसेट बेचा, एक उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक जितने का एसेट बेचो, और एक गेन या लॉस। ओके होगी बात? अब सवाल पढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने सवाल पढ़ा, मेरे पास लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ तैयब लिमिटेड फिक्स्ड एसेट्स 2003 के और 2000। बैलेंस शीट ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है? बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस होते हैं या क्लोजिंग बैलेंस होते हैं? क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो ये 2003 का क्लोजिंग बैलेंस, ये 2004 का क्लोजिंग बैलेंस। क्या मैं इसे कह सकता हूं कि 5,18,000 2004 का ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन है? और किसका ब्रॉड डाउन है? फिक्स एसेट्स का। मुझे ब्रॉड डाउन भी मिल गया और कैरी डाउन भी मिल गया। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा ब्रॉड डाउन, जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है मेरा कैरी डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन भी है, कैरी डाउन भी है, बुक वैल्यू भी बता दी। ड्यूरिंग द ईयर 2004 एक्सपेंडिचर ऑन न्यू फिक्स्ड एसेट्स, आपने नया फिक्स्ड एसेट खरीदा 4,81,000 का। बताओ ये किस लेजर में जाएगा? एसेट के लेजर के अंदर। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, जो आपने पुराना फिक्स्ड एसेट बेचा उसके ऊपर आपको लॉस आया 9,500। मतलब ये चीज आपको मिल गई 9,500। लॉस है ना, तो लॉस इसी साइड पर आता है। एसपीएल आप कहेंगे सर एसपीएल क्रेडिट साइड पर है, एसपीएल क्रेडिट साइड पर है ना, एसपीएल हो डेबिट ही रहा है।
तो जब एसपीएल डेबिट होता है तो लॉस होता है। कहता है जो एसेट बेचा मेरे पास उसका लॉस आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 138750। मतलब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे डिस्पोजल से ये फाइंड करना है कि मैंने डिस्पोजल कितने का किया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट मिल जाए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मिल जाए, एसपीएल भी मिल जाए, तो क्या कैश फाइंड हो जाएगा? क्योंकि ये इक्वेशन है। जो लेजर होता है ना, ये इक्वेशन होता है, दोनों साइड बराबर होती है हमेशा। अगर दोनों साइड्स में से आपके पास कोई एक चीज मिसिंग है तो वो डिफरेंस होगा। अब यहां से आपका माइंडसेट स्टार्ट होना है। अच्छा, जब क्वेश्चन के अंदर मैंने यहां से शुरू कर दिया क्योंकि डिस्पोजल से मिलना है, मुझे दो चीजें और चाहिए। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ कोई ऐसा लेजर है जहां से एसेट बेचें और उसकी कॉस्ट का पता चल जाए? जो हम एसेट का लेजर बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? जो एसेट खरीदो, जो एसेट बेचो, यही इंफॉर्मेशन होती है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नंबर 1, क्योंकि ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरी जरूरत है। वर्किंग नंबर 1 मैं कॉस्ट अकाउंट बनाता हूं। कॉस्ट अकाउंट, डमी कॉस्ट अकाउंट कैसे बनता है? ब्रॉड डाउन, कैरिड ऑन, एडिशन, डिस्पोजल, यही है ना जो बेसिक चीजें हैं। ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर, कैरिड ऑन खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। क्या आपके क्वेश्चन के अंदर ब्रॉड ऑन है? कितना? 5,18,000। क्या आपके क्वेश्चन के अंदर कैरिड ऑन है? बिल्कुल है, 6,84,500। तो 5,18,000 ब्रॉड ऑन, ये आपने कहा। 684 है, 48 है, 84500। ड्यूरिंग द ईयर 2004 में आपको ये बताया हुआ एक्सपेंडिचर ऑन न्यू फिक्स्ड एसेट 4 लाख। एडिशन है डिस्पोजल है? एडिशन। 480। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से डिस्पोजल की कॉस्ट का पता चल सकता है? वो देखो ना, एक अर्नोट रह गया। हर लेजर अगर उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है तो जो दोनों में से मिसिंग होगी वो हमारी बैलेंसिंग फिगर से बोलते हैं। अब दोनों साइड का, बड़ी साइड का टोटल पहले 5,18,000 प्लस 481,000 10,62,999 दोनों साइड पर 999,000 लिखेंगे। दोनों साइड पे 999,000 लिखेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे क्या? कुछ इस तरह से, बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डिस्पोजल। कितना डिफरेंस आ रहा है? 314। इसका मतलब है जो एसेट हमने बेचा है उसकी कॉस्ट है 3,14,500। पता चल गया। अगर हमें एडिशन ना मिला होता, एडिशन चाहिए होता, यही लेजर बनाते। कैरिड ऑन चाहिए, ब्रॉड ऑन चाहिए, मतलब जो इस लेजर से आपको मिल सकता है, बाकी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो यहां से फाइंड करने। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्किंग नंबर 1 314,500। अब क्या कोई ऐसा लेजर है, कैसे सोचते हैं अकाउंटिंग का सवाल करते वक्त, जो मुझे चाहिए वो कहां से मिल सकता है? आपके पास दिमाग में नंबर ऑफ ऑप्शंस आएंगी जिसमें लेजर्स होंगे, जर्नल एंट्रीज होंगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन हिंट्स होंगे, वहां से आप अपनी गिवन इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकोगे। अगर आप ये कहोगे कि आपके पास सवाल ऐसा आएगा कि सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमने बस अरेंज करके लिखना है, तो फिर आईकॉम बीकॉम करो जाके। सीए आपके पास की बात नहीं है। सीए के लिए आपको सोचना पड़ता है, चीजें तो पड़ी कहां हुई हैं, अपने कहां से ट्रेस आउट करनी है। अब क्या हमें नहीं पता, आपके पास अक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं गिवन, तो सोचो कहां से मिल सकती है? किसके लेजर से? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में। वहां को क्या क्या मिलता है?
ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन के अलावा दो चीजें और, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन के अंदर इन दोनों में से अगर एक आपको मिल जाए तो दूसरा फाइंड हो जाएगा। तो आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अवेलेबल है, तो जैसे ही वर्किंग नंबर 2 लिखते हैं, वर्किंग नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। मैं सिंपल पहले लिखता हूं कि जो इसके अंदर आता है ये चीजें आपको ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या मतलब है इनका और ये कहां लिखी जाती हैं चीजें। ब्रॉड ऑन का मतलब क्या है, इस साल के शुरू में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या पिछले साल के एंड तक, ये क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है 277,500 277,500 249,750 कैरिड ऑन 249,750 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 138। ये सब आपको गिवन था, चार चीजों में से तीन चीजें मिल गई हैं, एक ही रहेगी, वो बैलेंस करके फाइंड कर लो। हाँ जी, इसका टोटल 416,250, इधर भी लिखेंगे 416,250। बैलेंस में कितनी वैल्यू आ गई 166,500। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई। अब जाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दो, सवाल हो गया। अब ऐसा भी कर सकते थे ना, लेजर बनाते, आपको बुक वैल्यू तो चाहिए थी ना डिस्पोजल की, अगर डिस्पोजल की बुक वैल्यू आती तब भी कैश फाइंड कर सकते थे। तो बुक वैल्यू के लिए हमें डिस्पोजल की कॉस्ट भी चाहिए, डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए। वो कहां से मिल सकती है, गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने अपने लेजर से। तो यहां पर जाते हैं वापस, यहां पर लिख देते हैं 166,500। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कैश। एक तरीका तो ये 314,500 314,500, कैश कितना आ गया 55,500। लेकिन आंसर क्या ऐसे नहीं, ये बनाने के बाद नीचे लाइन नीचे लिखेंगे आपने सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ₹555,500 और वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है जी, वर्किंग नंबर। हाँ जी, सवाल हल हो गया हमारा। अच्छा, ये तो था लेजर अप्रोच, दूसरी अप्रोच पे चलते हैं। यहां तक हो गया ना। लेजर अप्रोच के बाद एक अप्रोच थी कि हमें जो एसेट बेचा है ना उसका लॉस का पता है बस, और कुछ नहीं पता। अगर मुझे उसकी बुक वैल्यू, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है जो एसेट बेचते हैं, एक उसकी कॉस्ट, एक उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैं ये देखूंगा कि गिवन इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा अकाउंट है जहां से मैं ये फाइंड कर सकता हूं। तो ये मुझे दो बातें सामने आई कि डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से मिलती है और डिस्पोजल की कॉस्ट के लेजर से मिलती है। मैं जो बोल रहा हूं उसी में ही उसका जवाब है। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो कहां से मिलेगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से। जो चाहिए उसी लेजर से। आपको डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए तो किस लेजर से जाओगे, कॉस्ट के लेजर में, वो चीज आपको वहां से मिल जाएगी। अब मैं दूसरा स्टेप में करने लगा हूं, मैंने यहां पे कैरिंग अमाउंट फाइंड की डिस्पोजल की, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी 314,500 माइनस 166,500, कितना आ गया 148। जो मैंने एसेट बेचा उसकी बुक्स के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी थी 148,000।
मैंने इसको नुकसान पे बेचा है या फायदे में? लॉस पे बेचा है तो इससे कम कीमत पे बेचा होगा। 148 का तो खुद पड़ा हुआ है, अगर इससे ज्यादा बेचूंगा तो गेन होगा। तसल्ली से देखिए, दिमाग को पहले ऑन करें। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे पहले फोकस ठीक है, दिमागी फोकस। आपको पता है कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है, हर इंसान को वो कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अपनी कोशिश का म्यार बेहतर करें, उसके अंदर ईमानदारी लेकर आए। जब आपके दिमाग में फतूर होंगे इर्द गिर्द के, ये इर्द गिर्द की चीजें होंगी, तो फोकस सही नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप लोगों को चीजें समझ लगती? वो तो समझ लगना फिर गलत बात है ना। बगैर फोकस के अगर आपको समझ लग जाती है तो ये ज्यादती है फोकस करने वालों के साथ, ठीक है। तो इसलिए फोकस बेहतर करें, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएगी जी। 148,000 का एसेट हमने 9 to 9 कितना नुकसान में बेचा? 9 to 500। हमने 9 to 500 नुकसान पे बेच दिया। तो बताओ 148 प्लस 92 पे बेचा होगा या माइनस 92 पे बेचा होगा? तो ये आ गई सेल प्रोसीड 55500। मेन क्या था क्वेश्चन की? मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को गर्दन से पकड़। जब आप पकड़ लोगे ना तो इतनी मजबूती से पकड़, क्वेश्चन हिल नहीं सकता आपसे। लेकिन आप जब क्वेश्चन को पढ़ के ही परेशान हो जाओगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि एक ऐसा पेपर जो किसी से ना हो और आप हल कर लो? अनसीन क्वेश्चन करने की आदत डालो। जो भी क्वेश्चन आए, जैसा भी आए, आपने करना है, बस ये आदत बनाओ। फिलहाल खुद ब खुद क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल में हमने 2 तरीकों से किया, एंट्रीज में भी ऐसे ही कर लेना था। सिंपल, आपको जो चाहिए, आपको चाहिए था कैश फ्रॉम डिस्पोजल। हमने कहा कि ये कहां से आ सकता है? हमने कहा कि पहले डिस्पोजल की चीजें पूरी करते हैं, जो चाहिए उसकी चीजें पूरी करते हैं। हमें कॉस्ट चाहिए थी, कॉस्ट के लेजर में गए, वहां से मिल गई। हमें उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन चाहिए थी, उसके लेजर में गए, वहां से एक्यूमुलेटेड एक्शन मिल गई। आगे आपके पास अब ऑप्शंस आ जाएंगे, अब आपका सवाल हल हो जाएगा। इवन कि अगर आप एंट्री पास करते, देखिए एंट्री क्या होती है डिस्पोजल की? कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसपीएल गिवन है और पीपीई ऐसा ही करते हैं। हमें ये गिवन था 92500। हमने चीजें पूरी करनी थी। हमने कहा एक एसेट की कॉस्ट जो बेचा है ना, उसकी कॉस्ट फाइंड करके हम लेकर आते हैं, वो हमें मिल गई। हमने कहा एक्यूमुलेटेड एप्शन के लेजर से एक्यूमुलेटेड एप्शंस लेकर आते हैं, वो हमें मिल गई। जो इसका डिफरेंस आएगा वो ये कैश होगा। इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने का हुनर सीखो बस। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, अपना मतलब कैसे निकालना है, उस चीज पर पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 अब ओके है? कोई बात इसमें समझनी है तो पूछें जी। एक्सपेंडिचर्स ऑन न्यू फिक्स्ड एसेट्स, तो नया फिक्स्ड एसेट के ऊपर अगर ये कॉस्ट ना भी होती तब भी कैपिटलाइज ही कर देते, क्योंकि अगर न्यू एसेट के ऊपर जो भी खर्चे आते हैं वो कैपिटलाइज ही होते हैं। वैसे भी नया एसेट खरीदा है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एसेट हमेशा एक्सपेंस होता है, जो नॉन करंट एसेट हमारा एक्सपेंस होता है, बट कैपिटल एक्सपेंस होता है जी। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लें, इसमें डिटेल में नहीं जाते हम। 46 क्वेश्चन देख लें जरा, दोनों चीजें बता देता हूं जी। लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस ऐड होगा जी। पेमेंट मेड टू बैंक टुवर्ड्स रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये उसकी कीमत है असल, ये 2560 उसकी असल कीमत है। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे, इनकम टैक्स एडजस्टेबल इग्नोर करेंगे जी, इग्नोर ऐड नहीं है जी। ऑक्ट्रॉय चार्जेस ऐड करेंगे जी, ये भी ध्यान रखें। ऑक्ट्रॉय चार्जेस ऐड करेंगे, ये ड्यूटी होती है। ये नीचे वाले हैं। अच्छा, डैमेज एक्सपेंस, ये तो डैमेज एक्सपेंस का पता ना, पेनल्टी वगैरह होती है, इग्नोर करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन ऐड होगा। क्लियरिंग एजेंट फी ऐड होगा। मशीनरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू फैक्ट्री ऐड होगा। बाकी चीजें इग्नोर करेंगे। उसने कॉस्ट पूछी थी और इसका तरीकाकार क्या होगा,
हल करने का तरीका, यहाँ ऊपर अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखकर आगे यहाँ अमाउंट लिखकर ऐसे टोटल करेंगे। अ कंपनी रिप्लेस्ड its source machinery with the new, list price of the new machine is 18 लाख। ट्रेड एंड अलाउंस, ट्रेड एंड अलाउंस का पता है ना? किसको नहीं पता? अच्छा, अपना एसेट कितने ट्रेड एंड अलाउंस है पुराना एसेट कितने पे सेल हो रहा है, कैश की फॉर्म में नहीं जा रहा, कितने में वो रख लेगा, इतने में। अच्छा, 18 लाख नए एसेट की वैल्यू है। आगे वो कहता है कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी इज 14 लाख एंड accumulated depreciation is 750,000, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी इज 5 लाख। अब ये सवाल क्योंकि आपको पता है, ये आपको मुझे लगता है पैदा होने से भी पहले का है, 2001 में सवाल आया हो, या शायद कोई नहीं कोई नहीं आया होगा, चलो मान लेते हैं कोई बुजुर्ग नहीं आप में से। अच्छा, सवाल ये है, तब ये सवाल कुछ इस तरह से होता था कि वो कहते थे कि अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो, अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो तो जो और बाकी साइलेंट इंफॉर्मेशन हो तो हमेशा न्यू एसेट की फेयर वैल्यू को रिलायबल माना जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पुराना ही है। हाँ, अगर दोबारा वापस आ जाता तो कॉन्सेप्ट स्टिल वही है। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड अलाउंस गिवन हो तो इसका मतलब होता है कि जो नए एसेट की लिस्ट प्राइस है, अगर बाकी अगर वो खुद कह दे ओल्ड एसेट रिलायबल है, फिर तो बता दिए ना उसने। साइलेंट इंफॉर्मेशन है, ट्रेड एंड अलाउंस गिवन है, कैश पेड गिवन नहीं है। ये पूरी बातें सुन ले, कैश पेड या रिसीव्ड नहीं गिवन, ट्रेड एंड अलाउंस गिवन है, तो लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू एसेट को ही नए एसेट की कॉस्ट मान लिया जाता था। लेकिन अब ये सवाल 2016 के बाद ये कोई सवाल नहीं आया अभी तक, ठीक है। और इसको कॉन्सेप्ट को वैसे स्टैंडर्ड से ही निकल गया है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन पास पेपर लिखे हुए थे तो सारे ऐड कर दिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज अब क्वेश्चन जो आएगा आपको फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट गिवन होगा, साथ कैश प्लस माइनस भी गिवन होगा। बट अगर क्वेश्चन के अंदर आज भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो फिर लिस्ट प्राइस ही कॉस्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एंड लॉस गिवन हो, कैश पेड ना गिवन। अगर कैश पेड या रिसीव्ड गिवन हो, फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट गिवन हो, फिर फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट ले, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो नया एसेट की कॉस्ट को 18 लाख ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपका टेस्ट अपना निकालें। टेस्ट मिल गया सबको? अच्छा, पूरी एंट्री करा दें। अच्छा, एक तो ना तूने मुझे बदनाम ही करना है आगे जाकर, एंट्री नहीं होता लफ्ज। चंगे औलाद बिगड़ी हुई हो तो माँ बाप बदनाम होते हैं, और स्टूडेंट बिगड़े हुए तो उस्ताद का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए पता नहीं आप लोग बात गौर से सुनते नहीं। मैं चीजें बताता रहता हूं अक्सर ये चीजें, और बोलते भी तो रहते ही हैं। फोकस की कमी है, तेरा फोकस इधर उधर रहता है सीधा। हाँ, कंपनी अच्छा, एंट्री क्या होती है? न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, और ओल्ड एसेट है भाई आपका 14 लाख का, नया एसेट हो गया 18 लाख का। accumulated एक्शन कितनी है भला? 7 लाख। 50 लाख। उसके बाद इसमें आपके पास कितना कैश पे कर रहे हो? 18 लाख कैसे ले रहे हो, 9 लाख में अपना एसेट दे रहे हो, तो 9 लाख तो कैश देंगे ना, 9 लाख कैश आ जाएगा। अब जो डिफरेंस आ जाए या वो गेन होगा या वो लॉस। जिसमें भी कैश खुद फाइंड करना होता है ना, उसमें ट्रेड एंड लॉस गिवन होता है, और उसमें ये सिचुएशन आती है। बस आपने जितने भी सवाल देखे होंगे ना, जब कैश पे जब ट्रेड एंड लॉस दे देता है ना, तो कैश बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कैश दे, फिर कैश हम खुद फाइंड कर लेते हैं। चलिए जी, आ जाओ फिर
बताई हुई थी ना, साइलेंट केस है। साइलेंट केस है तो आपने सोचा होगा कि ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को ले लेते हैं, राइट। प्लस में कैश के बारे में मसला था, कैश नहीं गिवन था, इसलिए ट्रेड एंड लॉस का सहारा लेना पड़ा। और जब ट्रेड एंड लॉस गिवन होता है तो हमने पहले भी सीखा है, लिस्ट प्राइस ज्यादा रिलायबल मानते हैं अगर साइलेंट केस हो, ट्रेड एंड लॉस गिवन हो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 कल का होमवर्क है आपका। अकमल ब्रादर वाला क्वेश्चन किया तो नहीं ना हमने अभी तक? क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा, आप लोग अपनी कोई कॉन्सेप्ट लिस्ट बनाते हो चैप्टर वाइज कि जब कोई आपने ना साथ साथ ना एक अपने रजिस्टर पे या कहीं ना एक कॉन्सेप्ट लिस्ट तैयार करते होते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उसको डील कैसे करने, चाहे वो अंग्रेजी में लिखो, पश्तो में, उर्दू में, सराइकी में, जैसे भी आपको समझ लग जाए। कभी कभी ऐसा होगा आपको ना डिस्पोजल गिवन होगा कि हमने एक एसेट बेचा 5 लाख का और साथ आपको डिस्पोजल कॉस्ट भी गिवन होगी। आपको डिस्पोजल गिवन होगा और डिस्पोजल की कॉस्ट ये 5 लाख का एसेट बेचा और 40,000 डिस्पोजल कॉस्ट आ गई। इसको कैसे दो तरह से डील करते हैं, या तो 40,000 की अलग से एंट्री पास करें जो कि आई कैप कम करता है, आप एंट्री ही कैश डेबिट करें 4,60,000 से, डिस्पोजल कॉस्ट को डिस्पोजल की जो वैल्यू है जो कैश हमें मिल रहा है उसी में से ही माइनस कर दें, ठीक है। और अगर माइनस नहीं करते तो कैसे डील करते हैं, ये सवाल। अगर माइनस नहीं करेंगे तो कैसे डील करेंगे, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश पे जा रहा है और किस प्रोसेस में जा रहा है, डिस्पोजल के प्रोसेस में, तो फिर तो ये डिस्पोजल के लेजर में भी जाएगा। किस साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा, कैश के नाम। दोबारा सुने, पहला तरीका डिस्पोजल जो जितने का बेचा उसमें से माइनस कर दे, एसेट की कॉस्ट में से ना माइनस कर देना, जितना कैश आया उसमें से माइनस कर दो, बस फिर कुछ नहीं करना इसका क्योंकि वो नेट हो गया। और अगर आपने वैसा नहीं करना तो उसकी एंट्री पास कर लो, एंट्री चाहिए तो एंट्री भी पास हो जाएगी, लेजर के अंदर इफेक्ट चाहिए तो लेजर के अंदर इफेक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है तो आपने ये देख लेना है। उसके बाद ये अल्फा ब्रादर वाला हो गया सवाल हमारा, ये भी जो छोटा सा सवाल है ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 और यार 9 प्लस 11 9 11 इस सवाल को जरा गौर से देखो। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपने ऊपर देखना है, यहां पर देखना है ITA इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन FAR का है ही नहीं, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का है, ठीक है। 2020 में ये आया था। अब सुने, तब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ लेवल में थी, 9 पेपर होते थे कैफ के, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ में थी, फिर ये वापस PRC में चली गई, तो तब ये 16 नंबर का सवाल आया।
पीआरसी में तब ये अकाउंटिंग नहीं थी, पीआरसी में एक आईटी का पेपर होता था। अब वो जो उन्होंने सेपरेट कर दिया ना हैंड ऑन कोर्स के नाम से, पहले ये प्रॉपर पेपर हुआ करता था, रिटर्न पेपर, एमसीक्यू टाइप। जैसे बाकी क्यूएम, आईटी, इंग्लिश का पेपर भी होता था, ये रिटर्न होता था। अच्छा, अब जरा दो बातें इस सवालों में, दो तीन वजूहात है। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। जब भी मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर कोई भी आ जाए आप पास कर सकते हो, खास तौर पर न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल का नहीं पता, वो तो आता हो तो पास नहीं होता कभी कभी, क्योंकि वो अंग्रेजी का मसला आ जाता है। न्यूमेरिकल पेपर आप अगर फेल करोगे ना, तो आपको चित्रोलॉजी होनी चाहिए आपकी प्रॉपर, क्योंकि ये जो सवाल नहीं आता मतलब उसमें से पासिंग मार्क ले सकता है, और जो आता होगा फिर उसके तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। सवाल क्या है? प्रिपेयर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ व्हीकल दिसंबर 2019 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके, अच्छा, जब हमारा जो नॉर्मल रूटीन है, पहले हम कॉस्ट का लेजर बनाते हैं, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं, और एंड पे डिस्पोजल का बनाते हैं। ये काम करते हैं ना नॉर्मल हम। एक अच्छा सवाल, उसने हमें कॉस्ट का लेजर खुद बना के दे। कितना बड़ा काम कि एक लेजर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अब हमने बनाना है सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, तो बनाते हैं फिर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब बोलना नहीं है, सवाल करने, ताकि क्योंकि ये तकरीबन कोई बंदा भी पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दे रहा था इस क्वेश्चन के, तो इसलिए आपकी बातें नहीं करनी। आपने किस साल का लेजर बनाना है जी? दिसंबर 2019। एसेट अब बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, ऐसा ही है कुछ, यहां से पता चल रहा है। एक एसेट बेचा ये, एक एसेट ये बेचा, एक खरीदा है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन का फ्रेम बनाना आ गया तो उसके अंदर तस्वीर भी लगी जाएगी। कैसे भला? उसने कहा था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर। मेरा जो तरीकाकार है, मैं क्या कहता हूं, मैंने ये सवाल नहीं पढ़ा, उसने कहा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा सवाल को देखा, मैंने लिखा यहां पर डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर, और आपने ऐसे स्पेलिंग नहीं लिखने जैसे मेरे, आपने पूरे स्पेलिंग लिखे जी। सर सिर्फ इस तरह का फ्रेम बना के आ जाए। हाँ, नंबर वो कोई और आपको फोन नंबर भेजेंगे, इस पे राब्ता करेंगे, नंबर आपने लिखना होता है ना, उसका सिर्फ फॉर्मेट बना के चलो आप जरा सवाल को समझे। 1/1/2009 पर इधर अब 19 ब्रॉडन, आप कहते सवाल ही समझ लगा, लो शुरू भी हो गया, ऐसे ही होगा। 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन, दो एसेट बेचे हैं, एक 30 अप्रैल 19 को, एक 30 सितंबर को। 30 अप्रैल 19 एक डिस्पोजल है, और एक है 30 सितंबर 19 को एक डिस्पोजल है, और इसको क्लोज करेंगे, कैरी डाउन आ जाएगा, सवाल हल हो जाएगा। अब सबसे पहले जब तक आपको ये नहीं पता मुझे रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लो, बन गया, बस वैल्यू रह गई। अब 8 नंबर का ये सवाल है, कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे, जब तक ये चीज नहीं बनेगी ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई देखे, पिछले सवाल में 40 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था, उसने कहा था कैश फ्रॉम डिस्पोजल फाइंड करें। मैंने सोचा कैश फ्रॉम डिस्पोजल आता है डिस्पोजल के लेजर से, मैंने उसका लेजर ही बना दिया। फिर मुझे पता चला मुझे इसको पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए। अच्छा, एक काशिफ को तो पता नहीं बातें बहुत आती हैं। देखा, अब अपने दोस्तों का हाल देख लिया है ना।
जिनको तू एंटरटेन करता रहता है। अच्छा आप सुने, आप कहते हो कि सर कोई ऐसा ट्रिक बताएं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर सवाल ना भी आता हो ना पेपर पास हो, तो मैं वही सवाल करवा रहा हूं, उसी मेथड से करवा रहा हूं फिर कि आप पास कैसे होंगे। उसने कहा अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाओ, मैंने बना दिया। मैंने देखा कि अक्यूमुलेशन का ब्रॉडन कीवन है, नहीं मिला, कोई मसला नहीं, कुछ और ढूंढो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फार्मूला क्या होता है, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट अवेलेबल है, ये लेजर है ना कॉस्ट का, है ना कॉस्ट का लेजर, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट, फिर डिस्पोजल का लेजर, सॉरी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, और फिर एडिशन की डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है एडिशन की डेप्रिसिएशन सारा कुछ हो सकता है, जो मैंने डिस्पोजल किए हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी पता चल सकता है। इसका मतलब है अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हो, आप ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये भी और ये भी। टोटल वैल्यूज कितनी है इसमें, 5 आ रही हैं, 1 2 3 4 और कैरी ऑन 5। 5 वैल्यूज के 8 नंबर है, 3 फाइंड हो सकती थी, 2 तो डेट फार्मर्स हो जाते। 3 वैल्यूज फाइंड, डिस्पोजल की बुक वैल्यू, डिस्पोजल की कॉस्ट भी बताई हुई है, खरीदने का दिन भी बताया हुआ है, बेचने का दिन भी बताया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत IE16 आता है, 5 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हो, तो समझो आप 5 नंबर ले चुके हो आउट ऑफ 8 मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स तो आ गए। आप ब्रॉडन के चक्करों में पड़े रहे, ब्रॉडन फाइंड होगा तो आगे जाएंगे। भाई हर वैल्यू के अपने नंबर हैं, जितनी वैल्यूज अब मैक्सिमम, अभी तो हमने सारा सवाल करना है, मैक्सिमम वैल्यूज हमने ट्रेस कर लेनी। अब देखें, बेचने की डेट बताई हुई है, खरीदने की डेट इस पैराग्राफ में बताई हुई है, इन दोनों डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ जाएगी, वो पुट कर देंगे। एडिशन बताया हुआ है, ब्रॉडन बताया हुआ है, कर ही लेते हैं हम, पेपर सेटअप में ही कर लेते हैं, ब्रॉडन की तरफ बाद में चलते हैं। अब देखें वर्किंग मैं करूंगा, वर्किंग नंबर 1 accumulated depreciation या depreciation for the year, depreciation for the year। मेरे पास तरीका कार क्या है भला, 1119 ब्रॉड ऑन की कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट, राइट। गलती आई कैप कहीं भी करवा लेता है, बड़े ध्यान से सवाल करना है। आपने सबने टेस्ट दिया इसलिए मैं एंड पे सिर पढ़ देता हूं। रेजिडुअल वैल्यू कितने परसेंट है, 30%। और रेजिडुअल वैल्यू कितने परसेंट है, अब यहां पर भी देखें, जो 15 लाख वाले एसेट हैं वो जुलाई 2016 में खरीदे हुए हैं, जो 18 लाख वाला एसेट है वो जनवरी 2018 में खरीदा। अभी मैं डायरेक्ट सवाल नहीं कर रहा, मैं सवाल करवा रहा हूं पेपर में कोई भी सवाल है उसमें से पासिंग मार्क्स कैसे ले। ब्रॉड ऑन कितना है जी, 11,400, इन 1000 में कर देते हैं हम भी, 11,400, 11,400 माइनस 2 डिस्पोजल है, एक 1500 का और एक 1800। डन। जल्दी नहीं करनी, अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो पहले वो भी तो माइनस करनी है ना अभी। हाँ जी, 11,400 में से 1500 भी माइनस कर दो, 1800 भी माइनस कर दो, 8100। ये ब्रॉड ऑन की कॉस्ट बच गई, ये प्योर ब्रॉड ऑन है, इसमें से हमने डिस्पोजल निकाल दिया है। हम कैसे डेप्रिशिएट करते हैं एसेट्स को, ब्रॉड ऑन को अलग, डिस्पोजल को अलग, एडिशन को अलग, हो गया ब्रॉड ऑन अलग। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, क्या इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट या डिवाइडेड बाय लाइफ। तो इसकी 30% लेकर माइनस कर दो, 8100 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 2,24,2430। 8100 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है, रेट है, तो मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय 20%।
कितना आंसर आ गया? 1134। 1134। क्या ये बात समझ लग गई है? मैंने क्या फाइंड किया है अभी? ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन। ये रट्टा नहीं लगाना, हम ब्रॉड ऑन, डिस्पोजल और एडिशन की अलग अलग डेप्शन लेते हैं, ये हमारा वरासती इशू है ना? ऐसा हम हमेशा ऐसा करते हैं, ब्रॉड ऑन, डिस्पोजल और एडिशन को अलग अलग डेप्रिशिएट करते हैं। मैंने पहले स्टेप में ब्रॉड ऑन सेपरेट किया और फिर इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन अप्रोच इस्तेमाल किया। अब डिस्पोजल कर ले। पहला डिस्पोजल की डेट बता दें। 30 अप्रैल 19, 30 अप्रैल 19 पहला डिस्पोजल। कितना है भला? 1500 वाला। अच्छा, यहां पर हम जल्दी में रेजिडुअल वैल्यू लेना भूल जाते हैं। जब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो 1500 का 30%, 404। ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 70। फिर एक और डिस्पोजल है 30 सितंबर 19, 1800 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 189। कितना आ गया? 189। अब तसल्ली से चलते हैं आगे। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल की समझ लगी? हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसके अंदर एक एडिशनल स्टेप था जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं करते, वो था रेजिडुअल वैल्यू। तो काम तो वही करना है ना, जब भी डेप्शन लेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब ये तो नहीं करेंगे कि अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। यह एक और तरीका भी है इसका। एक वो तरीका है कि फिर आप ऐसा करो, रेट ऐसा बना लो, जब हम लिखते थे कॉस्ट इनटू ओवर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, वो जो बड़ा फार्मूला लगाते थे। हाँ, तो वो फिर वो फार्मूले में चले जाओ। लेकिन आई कैप उसको आगे कंसीडर नहीं करता, तो हम भी नहीं करेंगे। एडिशन किस डेट को हुआ? 1 जुलाई 19, 1719 एडिशन हुआ 2000 का। अब देखें जरा, सेम चल रहा है, दो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना? 140। लो, आई कैप ने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए जितने नंबर एलोकेट किए होंगे ना, वो हम ले चुके हैं। ये तो हमारा नॉर्मल रूटीन का काम था ना। कितना आ गया? 2856। 2856 हो गया? ये नहीं आ रहा? डेप्रिसिएशन पूछे ना। 1134 प्लस 70 1533 है। 1533 ओके। यहां पर रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 1, रेफरेंस देना जरूरी है जी, 15। अब आई कैप ने 8 में से हो सकता है इसके 2 नंबर रखे हो सकता है इसके 3 नंबर रखे हो, जितने भी नंबर रखे हैं ये हमें मिल गए। हालांकि सवाल हमारा शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगता है सवाल शुरू होना ब्रॉड ऑन से। सवाल शुरू होता है जहां से वैल्यू मिल जाए। जो चीज अननोन है उस पर तो एंड पे टाइम लगाते हैं। अब ये भी गलत है। आज है नहीं, तू सारा सवाल तो पेपर गलत करके आ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। साल में 2 दफा पेपर होते हैं, एक दफा थोड़ी होते हैं। कहता है इनके ये भी गलत हो जाए, तो फिर तू करने क्या गया उधर? अभी हम ये कह रहे हैं जो चीज हमारे पास नहीं है उसको इग्नोर करो, जो चीज मिल सकती है उसको करो। आगे चलते हैं, डिस्पोजल। अब डिस्पोजल की 2 वैल्यूज हैं हमारे पास। वर्किंग नंबर 2, हमें डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू फाइंड करने के भी 2 मेथड है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो बहुत आसान काम है, अगर आप फार्मूला लगाना चाहो फार्मूला कर लो,
बाय स्टेप करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप कर। जैसे आपका दिल करता है बुक वैल्यू हमें उसकी चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation of disposal। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है उसकी 1500, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस 400 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय टाइम काउंट कर लो। हाँ जी, टाइम काउंट करो यहां से 1716 से लेकर अप्रैल 19 तक, 6 महीने ये 4 कुछ इस तरह से देख लिया करो। 6 महीने 2016 के, 17 का साल पूरा और 18 का भी साल पूरा प्लस 2 और चौथे 19 के 4 4/12। ये एक वाहिद तरीका है जिसमें आपको बड़ा आसान, एडिशन वाले मंथ देख लो, जितने साल कंप्लीट हैं उनको एज इट इज ले लो और डिस्पोजल वाला टाइम ले लो। ये टोटल टाइम लेने का तरीका। तो कैलकुलेटर में लिख कर बता दो 595 कितना आ रहा है ये, वैसे कितना आ रहा है ये बात 6/12 प्लस 2 प्लस 10/12 लिख देते हैं। हाँ जी, कितना 595 595। एक और डिस्पोजल भी है, सेकंड डिस्पोजल 1800 माइनस 450 540 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय, खरीदा था उसको बेचा सितंबर 19, खरीदा कब था 1 जनवरी 18 तो 1 साल 9 महीने पूरे 1 साल। लो जी, ये है 1 साल 9 महीने या 1.75 कर, कितना 441 अब जरा वैल्यू पुट करके आते हैं। 595 एक डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आई है और 441 एक आई है। 595 वर्किंग नंबर 2 441 वर्किंग नंबर 2 ही है। अब अगर ये 8 नंबर का सवाल है और इतना करते हैं हम और सही करते हैं तो 5 से ज्यादा ही नंबर मिलेंगे आउट ऑफ इट। अब रह गया ब्रॉड ऑन, और अगर ब्रॉड ऑन आ गया तो कैरिड ऑन आ जाएगा, कैरिड ऑन आ गया तो ब्रॉड। तो सवाल हल करने का तरीका में ये नहीं होता, आई कैप यही तो चीज देखता है कि आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो। आई कैप ने तो पासिंग मार्क्स दे दिए थे और ये सबको ही आता था इतना। अब ब्रॉड ऑन की तरफ चलते हैं। उसने थोड़ी कहानी सुनाई है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट टेस्ट करने के लिए। 1119 को 11,400 के एसेट वो दे रहा है, इसका मतलब होता है 1119 से पहले जितने भी खरीदे हैं एसेट वो 11,400 के, यही मतलब है ना। कहता है 5 व्हीकल हमने खरीदे थे 1716 को, 1500 का एक। वन ऑफ दीज व्हीकल वर डिस्पोज ऑफ 2017, उनमें से एक हमने बेच दिया 2017 में। अब बस इतना बता दें क्या वो 2017 में जो 1500 वाला एसेट बेच दिया है वो इसके अंदर है या नहीं 11,400, क्योंकि वो तो उसी बेच दिया होगा, माइनस हो चुका होगा 2017 में ही माइनस हो चुका होगा। याद रखें जो एसेट निकल जाता है ना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म कर देते हैं हम। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी, उसके एसेट के अंदर उसका एसेट नहीं है। इसका मतलब है आज से पहले जो भी एसेट बेचा है अब करंट ईयर में उसका कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो मौजूद एसेट्स हैं वो 1500 वाले 4 एसेट्स हैं, 5 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपने 1118 को 1800 वाले 3 एसेट खरीदे, 1800 वाले 1500 वाले 4,
1800 वाले 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 एग्जैक्ट आएगा। और यही वो एसिड है जो हमारे पास मौजूद है। अब हमने इनको करना है डेप्रिशिएट। 4 एसिड कब, अब जो 5वां एसिड है उसको उसकी वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, वरना 2007 में पहले ऐड करें फिर उसको माइनस करें तो हमारा ओवरबर्डन होगा। हमने देखना है करंट ईयर में कौन से एसिड्स हैं आपके, सिर्फ उसको डील करना है। अब ये जो 1500 वाला एसिड है, ये वर्किंग नंबर 1 जिसने आप लोगों को परेशान किया। वर्किंग नंबर 4 कर लो या 3 कर लो। देखें, आपने कुछ एसिड्स कब खरीदे, 1, 7, 16 को। हर एसिड कितने का था, 1500 का। कुछ एसिड खरीदे 1, 1, 18 को। हर एसिड कितने का था, 1800 का। अब आपने मुझे यह बताना है जो मैंने 1, 7, 16 को एसिड खरीदा है, ये 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर आगे 2 साल भी डेप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब है इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फाइंड कर सकता हूं। 1500 वाले एसिड की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.5 सालों की फाइंड हो सकती है। कैसे, पहले एक ही एसिड की फाइंड कर ले तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले 4 से मल्टीप्लाई कर, वो इसके अंदर है ही नहीं। हमने एक एसिड को ले रहे हैं अभी, 1500 वाला तो एक एसिड है ना, मैं मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 5 से नहीं करूंगा। मेरे पास जो मौजूद है ना एसिड करंट ईयर में, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसकी ही मौजूद होती है, क्योंकि जो 2017 में बेचा था उसकी अक्यूमुलेटेड डेबिट कर दी थी। 17 तक आएगी और 17 को एलिमिनेट हो जाएगी, तो 19 तक तो है ही नहीं उसके, हम 19 पे बैठे हैं। 17 तक आएगी, अक्यूमुलेशन होगी। जब बेचा एसिड में से एसिड निकाल देते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्शन में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल देते हैं, वो तो खत्म हो गया। 2019 में उसका नामो निशान नहीं है। अब देखें, फार्मूला लगा दूं या वर्किंग करूं? वर्किंग से करना है तो पहले 6 महीने फिर साल का, और फार्मूला लगाना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500 माइनस 450 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 2.5। आप कहेंगे सर 2.5 क्यों? मुझे कब तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए? ब्रॉड चाहिए ना, तो मुझे चाहिए 1119 तक। कब तक चाहिए? 1119 तक। तो 1119 तक कितने टाइम बनता है? 2.5 साल। 16 के 6 महीने, 17 का और 18 का एक साल, कितना आ गया? 525। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 4 एसेट्स व्हीकल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2100। अब 1800 वाले साथ भी यही काम करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1800 वाले एसेट की भी फाइंड कर लेते हैं। 1800 माइनस 540 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक साल तो बनता है। हमने बेचने तक नहीं जाना, अब साल के स्टार्ट तक जाना है। कितना? 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 750, हाँ जी 28 28। ये मेरे पास ब्रॉड होना आ गया। सवाल खत्म। 8 नंबर का सवाल है। देखें, आपके पास जो एसिड खरीदे हुए हैं उनकी डेट ऑफ परचेज बताई हुई है, आपको रेट बताया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई हैं, और आपसे कहा है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेक्चर बना दो। आपको तो समझ नहीं लगा। ये ब्रॉड ऐसे ही था ना, 2 डिफरेंट डेट थी, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इसमें जो एसेट बेच दिया है उसको अगर हम लेकर भी चलते ना तो 2007 में हमें माइनस करना पड़ना था और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म करनी पड़नी थी, हमने उसको लिया ही नहीं। हाँ जी, तो हमारे पास
6। सवाल हो गया किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें एक अच्छा उसने जो चीज डाली थी वो रेजिडुअल वैल्यू, बच्चे ना भूल जाते जल्दी जल्दी, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेजिडुअल वैल्यू भूल जाते हैं क्योंकि इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा आसान था। ये कितना आ गया टोटल जी? 4389। इधर भी 4389। दिसंबर 19 कैरी डाउन 335। ये आपका 8 नंबर का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा आसान। यहां तक ओके करें पहले। अप्रोच जी जी ज़ॉम्बी का कल ना आप लोगों की मैंने ना शिफ्टिंग करनी है, पूरे पांचों के पांचों लोगों की अलग अलग आप लोगों को बिठा, ताकि वैसे काशिफ में अगर वो होती है ना जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत, तो काशिफ आपके साथ नहीं बैठेगा। अच्छा आगे चलते हैं जी आगे। अच्छा अप्रोच देखें, जब आपने हर दफा आपके पास ना कोई इधर बस करो, इधर एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्रोच चेंज करते हैं। अब जैसे इस सवाल के अंदर हमारे पास अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए तो हमें पहले ब्रॉड डाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लेनी है ना, तो ब्रॉड डाउन की कॉस्ट तो गिवन है, ब्रॉड डाउन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। तो अब क्या करेंगे, पहले उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे सिंपल तरीके से। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग से स्टार्ट कर देता हूं मैं आपको। देखें आप रेजिडुअल वैल्यू का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सॉरी हाँ रेजिडुअल वैल्यू का कोई चक्कर है ही नहीं। जो एसेट मैंने खरीदा 1716 को, इसको मैंने लेकर जाना है 31 दिसंबर 18 तक, ऐसा ही है? कोई तरह बोले ना प्लीज। मुझे चाहिए इसकी पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट फाइंड करूंगा तो मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाए। ठीक है, पहले 17 वाले की करते हैं, 1500 वाले एसेट की। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है कैरिंग अमाउंट का? कॉस्ट 1500 इंटू 1 माइनस RT 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 0.75 की पावर 2। क्या इससे बुक वैल्यू मेरी आ रही है 1500 वाले एसेट की? क्या किया, ये पहले 6 महीने और ये अगले 2 साल। जुलाई 2016 में खरीदा था, 1119 तक जाना है मैंने। कितना आ गया सर? 738। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आई बुक वैल्यू, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। 1500 माइनस 738 मेरे पास आ जाएगी बुक वैल्यू, सॉरी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 762 मल्टीप्लाइड बाय 4 3048। बात समझ लगी? क्या किया है, सिंपल मैंने 1500 वाले एसेट की ना बुक वैल्यू फाइंड कर ली 2.5 सालों की। अवेलेबल इंफॉर्मेशन यही थी। बुक वैल्यू फाइंड करके मैंने उसको कॉस्ट में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या चीज आ गई? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, 1716 को जी 1500 का एसेट खरीदा, दिसंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये वैल्यू माइनस करता, जो आंसर आता, फिर इसका 25%, जो आंसर आता उसका 25%, तो 2.5 सालों की डेप्रिसिएशन में प्लस कर लेता,
तो वो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। फार्मूला लगा लो, डायरेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक और भी हमें चाहिए 1800 वाले एसिड की, उसकी कैरिंग अमाउंट किसके बराबर आएगी? 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 की पावर 1। पता चला? वो एक ही साल है। 1800 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर 1 कितना? 1350। ये उसकी बुक वैल्यू आ गई, 1350 उसकी बुक वैल्यू आ गई, 1350। अब मुझे बताएं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? भला कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू कितनी? 450 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1350। ये 4 व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 3 व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कहेंगे सर इसके अंदर डिस्पोजल भी था, एडिशन भी था, वो बाद में करेंगे। अभी तो हमने 1119 तक कवर किया। मतलब जो एसेट मेरे पास पड़े थे उनकी पिछली डेप्रिसिएशन लिया जो पुराने सालों की। कितना आ गया टोटल? 4398। चलो अगर यही सवाल, अब सवाल हल हो गया समझो। यही चीज थी जो हमने फाइंड करनी थी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जब हम बनाएंगे 1119 ब्रॉड ऑन, कितना ब्रॉड ऑन फाइंड किया आपने? 4398। दिसंबर 19 को मैंने डेप्रिसिएशन लिखनी है, 30 अप्रैल 19 को एक डिस्पोजल लिखना है, 30 सितंबर 19 को एक और डिस्पोजल है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और टाइम किल रहता है, बाकी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू, सब कुछ फाइंड हो चुका है। फिर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन और एडिशन की डेप्रिसिएशन। यहां पर देखें, हर दफा फाइंड नहीं करना, जो फाइंड कर चुके हो उसको दोबारा फाइंड कभी ना करना खुदा के लिए। वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ जी, 1119 क्या करना है? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू। जरा गौर फरमाएं, ये जो 4398 है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है, और ये जो 11400 है ये कॉस्ट का ब्रॉड ऑन है। तो दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट का लेजर उसने खुद बता दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड कर ली। तो 11400 ब्रॉड ऑन की कॉस्ट और 4398 ब्रॉड ऑन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों को माइनस कर दो। 7002 माइनस जो एसेट बेचे उनकी बुक वैल्यू। एक आपने 1800 वाला एसेट बेचा है और एक आपने 1500 वाला एसेट बेचा है। आप जरा गौर तो फरमाएं, ये जो 738 है ये क्या है? बुक वैल्यू है। कब तक की बुक वैल्यू है? 1119। क्या चारों एसेट की है या एक 1500 की है? तो यही तो हमें चाहिए। हमें 1350 चाहिए और 738 चाहिए। ये जो एसेट आपने बेचे हैं उनकी बुक वैल्यू भी यही आ रही है। भला कैसे? 1500 वाला एक बेचा, 1800 वाला एक बेचा, तो 1500 वाले की बुक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1800 वाले की बुक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अलग से फाइंड कर लो एक दफा, फिर लिख लो 1500 इंटू 1 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6/12। काम तो वही करना है ना दोबारा। तो हमारे पास डिस्पोजल की बुक वैल्यू आ चुकी है 738 माइनस 1350 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ये है ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन। 1228 29 कर देते हैं। फिर डिस्पोजल है जी,
एक डिस्पोजल है 738 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। कितना 615। फिर डिस्पोजल, एक और डिस्पोजल है 1350 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 253। फिर एडिशन है सर 61.5 है। कौन सा 61.5 62 कर दे, नीचे वाला भी कंफर्म कर लें फिर। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 2000 मल्टीप्लाइड बाय, ये एडिशन किया है। टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 250 टोटल कर लो तो ये हमारे पास आ गई 1794 1794। वर्किंग नंबर जो भी लिखोगे 179। अच्छा एक चीज और बता दें आपके, मैं कहता हूं कि ये जो डिस्पोजल है ना उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्थ फाइंड हुई पड़ी है, बस वहां से पिक करनी है। तो कौन सी वैल्यू पिक करोगे? ये जो 762 है ये क्या चीज थी भला? 1500 वाले की एक एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वही तो हमने बेचा है। अगर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो चारों एसेट की बन गई। लेकिन यहां तक क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक एसेट की, कब तक? 2/1/19 तक। और ये 62 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 762 लिखकर कर ले चाहे 762 प्लस 62 824। क्या लिखा? 7 30 कितना है? 762 प्लस 62 टोटल कितना हो गया? 824। अब दूसरे के डिस्पोजल की भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, उसकी एक्यूमुलेटेड एसेट कितनी है भला? 450 एक साल की, और 9 महीनों की कितनी आई? 253। तो दोनों को प्लस कर लो, 450 प्लस 253 703। सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लोज करेंगे, दोनों का टोटल जो डिफरेंस आएगा वो कैरीड ऑन। अच्छा सवाल में पासिंग मार्जिन होता है, ठीक है। अब आपने, मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि जो भी हालात हैं ये क्वेश्चन एक दफा खुद से इंडिपेंडेंटली दोबारा भी अटेम्प्ट करना जरूर, ताकि आपको आइडिया हो। ये तो वर्किंग है आगे तो, और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग। चले दूसरे सवाल को डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, आंसर बता देता हूं। जो कॉस्ट का आंसर आ रहा है 807.80 807 प्लस माइनस बता देता हूं। और चलो यही सवाल है, ये देखो ये वाला है ना। और अभी मैं आपको कौन से सवाल करवा रहा हूं? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR के सवाल अभी नहीं, बता देता हूं। अच्छा लिखा हुआ है आपने एक मशीन खरीदनी है, जाना तो चले जाए, वैसे 2 मिनट ही है। आराम से चले। Shangri-La Enterprise expanded the product facility by installing plant 19 following information. 2 vendor, एक बंदे ने 750 रेट दिया, एक बंदे ने 800 रेट दिया। Due to better quality, vendor B was selected and after negotiation price of the plant was finalized 780 million.
जो मर्जी जिस पे बहस हो रही हो, हम किस कीमत पे लिखेंगे? जो कीमत पे हम खरीद के आ रहे हैं। वो चाहे 1200 कह देता, चाहे 500 कह देता, चाहे 10,000 कह देता, हमने किस कीमत पे लिखना है? 780 से। तो अच्छा, प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी बता देता हूं। प्रेजेंटेशन सवाल की ये होगी, ऊपर नाम लिखेंगे जी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जो उसने पूछा है वो कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट प्लांट है ना, सर यहां पर लिखेंगे रुपीस इन मिलियन। यहां से लिख देंगे सबसे पहले निगोशिएटेड या लिस्ट प्राइस 780 मिलियन। फिर ऐसे नंबर इस तरह से इसको हल करते जाएंगे। एक साइड पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, एक साइड पर अमाउंट आती जाएगी, और एंड पे टोटल करके उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। फिर उसकी डेप्रिसिएशन लेकर माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू भी आ जाएगी। आए जरा। अच्छा, इसमें हमने कितना पैसा ले लिया जी? 780। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखें, और आपने इसके ऊपर डिबेट भी करनी है। द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट वाज फाइनेंस्ड बाय सेलिंग द ओल्ड प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 170 मिलियन for rupees 140 million and remaining amount was arranged selling the investment held by SE। कहता है ये जो 780 मिलियन का प्लान खरीदा है ना, हमारे पास एक कोई पुराना एसेट बेचा पड़ा था वो बेचा है, और कुछ कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो बेची, फिर जहां से मर्जी ले आओ, एसेट तो 780 से डेबिट होना है। हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, एंट्री थोड़ी पास कर रहे हैं। कॉस्ट तो 780 जहां से मर्जी पूरी करो। क्या हम कह सकते, क्या इसको क्या करें? एसेट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो पुराना एसेट बेच के पैसे आए हैं, हम उसका इसमें क्या करें? नए एसेट की कॉस्ट को हमने उसी वैल्यू पे लिखना है जितने का खरीदा है। चाहे लोन लेकर आए, चोरी करके आए, जो मर्जी करके आए, पैसे आपने दिए, आपका एसेट 780 मिलियन। तो ये सिर्फ एक ट्रंप फितना था और कुछ नहीं था। Arrival of the plant was originally scheduled, कहता है हमने पहले सोचा था कि 2 मार्च 2019 में आ जाएगा। 3.5 मिलियन का किराया सेटल हुआ। However, the arrival date was rescheduled and by paying additional freight 1.5 मिलियन। तो ठीक है, जितना किराया पे करेंगे कैपिटलाइज कर देंगे, ये कोई पेनल्टी नहीं है हमारी, हमें जल्दी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होती है। तो हम इसमें 3.5 प्लस 1.5 दोनों ऐड करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसकी। उसके बाद कहते हैं वाइल ट्रांसपोर्ट द प्लांट वाज स्लाइटली डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट इज 2 मिलियन, दैट इज अ मिस हैंडलिंग कॉस्ट। तो इसको हमने ऐड नहीं किया, तो इसमें सिर्फ 3.5 और 1.5 ऐड होगा, और जो 2 मिलियन है वो मिस हैंडलिंग एक्सपेंसेस है, उसको इग्नोर कर देंगे। नंबर 4, साइट प्रिपरेशन वर्क वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन हमें लग गया इंस्टॉलेशन करते करते, साइट प्रिपेयर करते हुए। दिस कॉस्ट इंक्लूड 1.2 मिलियन फॉर डिमोलिश एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर। देखिए, दो बातें होती हैं। पहली बात कि अगर तो पुरानी कॉस्ट के ऊपर जो अमाउंट आ रही है, जितना खर्चा उसके ऊपर हो रहा है, आप और उसका कोई स्क्रैप भी बेचा है आपने इन केस, तो उनको नेट करके कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते, क्योंकि ये साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है। देखिए, आपने किसी जगह प्लांट लगाना है तो ये पहले कोई, हाँ, अगर कोई ऐसा आए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लैंड खरीदी है, अब उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग को गिराने का खर्चा लैंड की कॉस्ट में ऐड होगा। अब क्या लैंड का जिक्र हो रहा है यहां? तो अब इसकी ही साइड प्रिपरेशन आएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पूरा 5.8 मिलियन ऐड हो जाएगा। इसको 1.2 मिलियन को इसके अंदर इंक्लूड रहने देंगे। दो बातें हैं, अगर एक लैंड खरीदी है, लैंड के ऊपर पुरानी बिल्डिंग है, उसको आपने गिराया है, वो लैंड की कीमत है। लेकिन अगर आप कोई और एसेट बना रहे हो तो साइट प्रिपरेशन का मतलब ही क्या है? उस एसेट के लिए
जो जो काम करेंगे, साइट प्रिपेयर करेंगे, वो उसके अंदर ऐड होगा। तो क्या उसको रिमूव किए बगैर एसिड हमारा इंस्टॉल हो सकता था? तो उसके लिए फिर कंपलसरी था उसको भी खत्म करना। तो 1.2 मिलियन भी इसके अंदर 5.8 पूरा ऐड कर देंगे। 5वें नंबर पर इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरिड आउट। अभी ये चाहे लिखते भी जाओ, एक हमारा 780 ऐड हो गया, 3.5 प्लस 1.5 ये कितना हो गया, ये ऐड हो गया, फिर 5.8 ऐड हो गया। आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन वर्क कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ Feb 19 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। इन एडिशन ओवरहेड 1.5 मिलियन वर एलोकेटेड। एक बात तो याद रखिए, जब एलोकेटेड का लफ्ज आता है ना, ये ऐड नहीं होता। एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड ये लफ्ज ऐड, ओवरहेड है वैसे भी, बाय यूजिंग फैक्ट्री रिसोर्सेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अब आप कहेंगे सर इंस्टॉलेशन के दौरान हुआ, याद रखिए ओवरहेड ऐड वो इंप्लॉय कॉस्ट होती है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंप्लॉय कॉस्ट ऐड होती है, वो कहता है कि ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमारे ओवरहेड 1.5 मिलियन एलोकेट हुए हैं, तो ये ओवरहेड में जाएंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। इसको इग्नोर करेंगे। द प्लांट वाज कस्टमाइज्ड बाय अल्टरिंग सम पार्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12 मिलियन। द अल्टरेशन शो स्लो डाउन दी, ये नीचे लेकर चले, मैं आ रहा हूं ऑफिस में। स्लो डाउन दी प्रोडक्शन प्रोसेस बट is necessary to align the plant with existing production process। कहता है 12 मिलियन ना एसिड की अल्ट्रेशन पे लग गया, जो कि जरूरी था अपने प्रोडक्शन प्लांट को कंप्लीट करने के लिए, अलाइन करने के लिए। तो जब इसके बगैर हमारा प्लांट चल ही नहीं सकता, तो ये ऐड होगा, 12 मिलियन भी ऐड होगा। उसके बाद माज सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया जिसकी कॉस्ट 10 मिलियन है और उसकी लाइफ 5 साल है। एक प्लांट में सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया, याद रखें ये जो फायर अलार्म लगवाते हैं, ये इस तरह की चीजें लगाते हैं जिनकी अपनी लाइफ हो, वो उस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसकी 5 साल लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है, तो इसका ऐड करने की जरूरत नहीं। इसका अपन अलग से अगर कोई नॉन कंडक्टर पूछते ना, तो ये उसमें अलग से ऐड हो जाता। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज 1 मई 19 और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1 जून। डेप्रिसिएशन किस दिन से शुरू करेंगे, 1 मई या 1 जून? जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है, जिस दिन एसेट, तो 1 मई से। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। लाइफ कौन सी लेंगे? अगर दोनों में से एक लाइफ गिवन है, जो गिवन है वही ले लेंगे। दोनों गिवन है तो फिर यूजफुल लाइफ। और वो कहता है यूजफुल लाइफ के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन है और इकोनॉमिक लाइफ के बाद उसकी लाइफ 40 मिलियन है। तो ये टोटल फाइंड कर लें, 780 जमा 5 जमा 5.8, 807.8। ये क्या आ गई उसकी कॉस्ट? क्या हुआ? ओवरहेड तो नहीं आए, ओवरहेड तो नहीं आते हैं, ऐड किए। हाँ, अच्छा अब इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे और कब करेंगे? 1 मई से शुरू किया है, कितने महीनों की एक्शन आ जाएगी? तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय, जो इसकी रिडक्शन आएगी इसमें से माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू भी आ जाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्यूट बुक वैल्यू, तो मेन बुक वैल्यू फाइंड करनी है। जो आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। चले जी, बुक वैल्यू का आंसर आ रहा है जनाब 784.21। कल का होमवर्क मिल गया है ना?